पढ़ी लिखी बहू की एआई वाली रसोई। सुबह का समय है, परिवार के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं और छोटी बहू शिल्पा सभी को अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना परोस रही है। लीजिए पिताजी, आपको गोभी पसंद है ना, तो मैंने आपके लिए खास गोभी बनाई है। हाँ बहू, तू सचमुच हमारा बहुत ध्यान रखती है। जब से तू इस घर में आई है ना, मुझे अपनी पसंद के खाने के लिए कभी बोलना ही नहीं पड़ा। अरे बहू, तुझे तो पता है ना मैं मसाला नहीं खाती हूँ, मुझे तो बिल्कुल सादा खाना ही चाहिए। हाँ दादी माँ, मुझे सब पता है। ये रही आपकी बिना मिर्ची और मसाले की मूंग दाल वाली खिचड़ी। मैंने इसमें थोड़ा सा देसी घी भी मिला दिया है। लाओ भाई, मुझे भी जल्दी से खाना परोस दो। अब फैक्ट्री के लिए बहुत देर हो रही है। आज मैनेजर के साथ मीटिंग है, तो टिफिन रख देना दोपहर का। हाँ, मुझे पता है कि आप खाना वही खाओगे। मैंने आपका टिफिन लगा के पहले ही रख दिया है। उसमें आपकी पसंद की भिंडी और पराठे रखे हैं। भाभी, मेरा जूस कहाँ है? आपने कहा था कि नाश्ते के साथ मुझे ताज़े संतरों का जूस दोगी। हाँ, बस मैं किचन से अभी लेकर आई, तुम 2 मिनट रुको। शिल्पा किचन में जाती है और सबसे पहले जूस को ग्लास में निकालती है और फिर एक डिब्बे से एक जड़ी निकालकर उसे घिसकर किचन की स्लैब पर रखती है और फिर डिब्बे से एक जड़ी निकालकर उसे घिसकर किचन की स्लैब पर रखी खीर में मिला देती है और जूस और खीर को ट्रे में रखकर डाइनिंग हॉल में लाकर खीर अपने जेठ आकाश को देते हुए। जेठ जी, स्पेशल खीर बनाई है आपके लिए और इसमें आपकी सेहत की दवाई भी मिलाई हुई है। और गीता, ये लो तुम्हारा ताज़ा जूस, इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल दिया है। थैंक यू शिल्पा, तुम सचमुच कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। मुझे तो कई बार अपनी दवाइयों का ध्यान भी नहीं रहता, पर तुम कभी नहीं भूलती। हाँ हाँ, क्यों ख्याल नहीं रखूंगी। इस घर में बड़े भाई का दर्जा पिता समान होता है, तो आपका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। बहू, तुम तो कब से इसका इलाज कर रही हो, ये दवाई खिला रही हो, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। माँ जी, मैं तब तक इनकी परवाह करती रहूंगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाते। ये आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? और मैं कहाँ बैठा हूँ? थोड़ी देर पहले तक तो मैं अपने कमरे में था। भैया, हम सभी यहाँ खाना खाने के लिए बैठे हैं, चलिए खीर खा लीजिए। सभी लोग अपना अपना नाश्ता खत्म करते हैं और फिर शिवांश और विकास फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सभ्यता हॉल में आकर देखती है कि हॉल में ऑफिस के 2 आदमी आकाश के सामने खड़े होकर उसे किसी कागज पर साइन करने के लिए कह रहे हैं। सर, ये साइन कर दीजिए, ये साइन के बिना पेपर आगे नहीं बढ़ेंगे और फैक्ट्री का काम पूरी तरह ठप हो जाएगा। मैं तुम लोगों को नहीं जानता। कौन हो तुम लोग? क्या हो गया? किस पेपर पर साइन करवाना है तुम्हें? देखिए ना माँ जी, हम फैक्ट्री के आधिकारिक कागजात पर सर से साइन करवाने आए हैं, लेकिन ये हमें पहचानने से ही मना कर रहे हैं और साइन नहीं कर रहे। बेटा आकाश, याद करो, तुम ही तो अपनी इस खिलौने की फैक्ट्री के असली मालिक थे। तुमने ही रात दिन एक करके सब कुछ बड़ा किया था। जब से तुम्हें ये बीमारी हुई है, तब से तुमने फैक्ट्री जाना बंद कर दिया है, लेकिन आज भी सब कुछ तुम्हारे ही नाम पर है और तुम्हें ही ये सब चलाना है। अच्छा, हाँ, अब याद आया। वो लाल रंग की बड़ी सी इमारत जहाँ बहुत सारे खिलौने बनते हैं। आकाश उन कागजात पर अपने दस्तखत कर देता है। दोनों कर्मचारी कागज समेटकर चले जाते हैं कि तभी शिल्पा वहां आती है। उसे देखकर सभ्यता, अरे बहू, तुम कहीं बाहर से आ रही हो? कहाँ गई थी? अरे माँ जी, वो जेठ जी की दवाई खत्म हो गई थी ना, तो मैं बस दवाई लेने के लिए गई थी। देखिए, मैं पूरी 1 महीने की दवाई ले आई हूँ। हाँ बहू, कुछ तो अच्छा हो जिंदगी में। मैं तो बस इस इंतज़ार में बैठी हूँ कि इस दवाई से मेरे बच्चे को थोड़ा आराम लग जाए। हाँ हाँ, आप चिंता क्यों करती हो माँ जी? वैद्य जी ने कहा है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, इसलिए दवाइयों का असर होने में समय लगता है, पर आराम ज़रूर लग जाएगा। शिल्पा किचन में जाती है और जूस में थोड़ी सी दवाई मिलाकर हॉल में लाकर आकाश को दे देती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन आकाश की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन सभ्यता बैल्कनी के तार पर कपड़े फैला रही थी। तभी बगल वाली बैल्कनी से पड़ोसन शांति सभ्यता से बातें करते हुए, अरे बहन सभ्यता, मैं तो कल से तुम्हारे घर आने की सोच रही थी, पर समय ही नहीं मिला। मुझे तो तुम्हें बहुत ही जरूरी बात बतानी है। हाँ हाँ, बताओ ना शांति बहन। तुम्हारे बड़े बेटे आकाश के लिए एक लड़की नजर में आई है। लड़की का नाम रश्मि है। बहुत सुंदर है, संस्कारी और सुशील, घर के सारे काम जानती है। बस एक बात है, उसने बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, पर लोग कहते हैं उसका दिमाग थोड़ा हटके है।
हटके? इसका क्या मतलब हुआ बहन? क्या उसे भी कोई दिमागी परेशानी या कोई बीमारी है? पूरी बात साफ साफ बताओ। कुछ खास नहीं, बस पढ़ाई के चक्कर में थोड़ी अलग सी बातें करती है। लोग कहते हैं कि वो थोड़ी कम अकल की है और दिमाग से थोड़ी दिक्कत है उसको। बहन, मेरा बेटा भी तो वैसा ही है, उसमें भी तो इतनी बड़ी कमी है। कौन अपनी भली चंगी बेटी हमारे घर देगा? तुम ऐसा करो कि बात चलाओ। ठीक है बहन, मैं आज ही रश्मि के माता पिता से बात करती हूँ। शांति कॉल करके रश्मि के माता पिता से बात कर लेती है और अगले ही दिन रश्मि को देखने का प्लान फिक्स करवा लेती है। अगले दिन सभी लोग रश्मि को देखने के लिए उसके घर आते हैं। रश्मि सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और नाश्ता बनाकर टेबल पर रखकर बैठ जाती है। सभी लोग नाश्ता करते हैं। उसके बाद रश्मि की माँ सुमित्रा मेहमानों से, वैसे तो लोग कहते हैं कि मेरी बेटी के दिमाग में प्रॉब्लम है, वो ज्यादा किसी से मिलती विलती नहीं है और पढ़ पढ़ कर पागल हो गई है, लेकिन हमको कभी ऐसा कुछ नहीं लगा। हाँ, बस अपनी ही धुन में रहती है। ये आगे पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहती है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है इसकी पढ़ाई का खर्च उठा सकें। महेश जी, हम आपसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहते। हमारे बेटे आकाश में भी बहुत बड़ी कमी है। ये अक्सर अपनी याददाश्त खो बैठता है और अजीब सा बर्ताव करता है। शिवांश ऐसा कह ही रहा था कि तभी आकाश चारों तरफ देखते हुए अपनी माँ से, हम कहाँ हैं माँ? ये किसका घर है? हम इन अनजान लोगों के बीच में क्यों बैठे हैं? चलो ना, मुझे अपने घर जाना है माँ, अपने घर चलो ना। देखा आपने, यही तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये अचानक सब कुछ भूल जाता है और घबरा जाता है। अरे भैया शांत हो जाइए, हम यहाँ आपके लिए लड़की देखने आए हैं। सामने जो चाय परोस रही है वही आपकी होने वाली दुल्हन है। अच्छा अच्छा, लड़की देखने आए हैं? हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। रश्मि चाय की ट्रे रखकर आकाश को ध्यान से देखती है। नाश्ता करने के बाद सभ्यता रश्मि की माँ से, भाई हमें तो रश्मि बहुत पसंद आई, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। आप लोग भी सोच समझकर जवाब दे दीजिएगा, फिर शादी की तैयारी करेंगे। उसके बाद सभी मेहमान चले जाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद सुमित्रा अपने पति से, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे पागल लड़के को मैं अपनी बेटी कभी नहीं दूंगी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, सुमित्रा सही कह रही है। भले ही मेरी बेटी थोड़ी अलग है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे भुलक्कड़ लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दें। मैं कल ही उन लोगों को फोन करके मना कर देता हूँ। नहीं माँ, मेरी शादी वही कर दो। मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ करना चाहती थी वो अपनी आर्थिक तंगी की वजह से नहीं कर पाई। कम से कम वो परिवार बहुत अमीर और पैसे वाला है, हो सकता है वहाँ मुझे मेरी रिसर्च के लिए सही माहौल मिल सके। पर रश्मि तो समझ नहीं रही है, वहाँ का माहौल कैसा होगा? लोग तुझे पागल समझते हैं और वो लड़का पहले से मानसिक रूप से बीमार है। लोग मुझे पागल कह दे, पर मैं पागल थोड़ी हूँ। मुझे पता है कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। आप बस इस शादी के लिए हाँ कह दीजिए। महेश एक गहरी सांस लेता है और फोन करके लड़के वालों को हाँ कह देता है। शादी पक्की होने की खबर मिलते ही आकाश के घर में उत्सव का माहौल बन जाता है। सभी लोग हॉल में नाच रहे थे। तभी उनके, वाह क्या जोड़ी मिलाई है भगवान ने। अच्छा है ना, जैसे जेठ जी का दिमाग कम है वैसे ये नई आने वाली लड़की भी कम दिमाग की है। कुछ दिनों के बाद ढोल नगाड़ों की गूंज और जगमगाती लाइट्स के बीच बारात निकलती है और आकाश और रश्मि की धूमधाम से शादी हो जाती है। छोटी बहू शिल्पा आरती की थाली सजाकर दुल्हन का स्वागत करते हुए, आइए जेठानी जी, आपका इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। आज से ये घर आपका ही है। धन्यवाद देवरानी जी। रश्मि अपने दाहिने पैर से चावल के कलश को गिराकर गृह प्रवेश करती है और अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगली सुबह पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ है। रश्मि हाथों में लाल चूड़ा और सिर पर पल्लू लिए बुजुर्गों के पैर छूती है। तभी दादी सास आरती, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है और रीति रिवाज के अनुसार तुम्हें ही पूरा खाना बनाना है। बताओ तुम क्या क्या बना लेती हो? मुझे तो खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, रसोई के बर्तनों का ज्ञान भी नहीं है। अब मैं इन्हें क्या बोलूं? अगर सच बता दिया तो पहले ही सुबह इज्जत चली जाएगी। अब दादी माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको जो खाना पसंद हो आप बस बता दीजिए, मैं सब कुछ बना दूंगी। आज पहली रसोई में दाल तड़का, सीख कबाब और सोया चाप जरूर बनाना, और हाँ मीठे में रसगुल्ला जरूर होना चाहिए। इसके अलावा वेज बिरयानी भी बना लेना। ठीक है दादी माँ, मैं ये सब नोट कर लेती हूँ। आप जैसा कहेंगी बिल्कुल वैसा ही खाना तैयार मिलेगा।
रश्मि अपनी साड़ी के पल्लू के नीचे से एक छोटा सा अत्याधुनिक टैबलेट निकालती है और बड़ी तेजी से दादी द्वारा बताए गए सभी व्यंजनों के नाम उसमें टाइप करने लगती है। बहू, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हमारे इस खानदानी घर में किसी मोबाइल की ऑनलाइन रेसिपी नहीं बल्कि हाथों का असली स्वाद चलता है। हाँ बहू, तुम्हारी दादी सास सही कहती है, जो भी बनाना मन से बनाना, जरा से भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस घर में सभी लोग अच्छे खाने के बेहद शौकीन हैं। हाँ हाँ जरूर माँ जी, आपकी दी हुई हर हिदायत का मैं ध्यान रखूंगी। उसके बाद रश्मि रसोई में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है। फिर वो अपने गले में लटके पतले से वायरलेस हेडफोन को सही करती है और फिर अपने पेटीकोट के जेब में रखा पर्स निकालकर उसमें से एक एआई स्कैनर निकालते हुए अपने आप से, दादी अम्मा ने तो कहा है कि मोबाइल की रेसिपी नहीं चलेगी। अब अगर मैं इन्हें बताऊंगी कि मैं एआई से पूछ पूछ कर बना रही हूँ तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। ऐसा करती हूँ कि अपना एआई स्कैनर यहाँ मसालों के पीछे इंस्टॉल कर देती हूँ और अपने टैबलेट से कनेक्ट कर लेती हूँ। रश्मि उस स्कैनर को मसाले के डिब्बे के पीछे कोने में इंस्टॉल कर देती है। स्कैनर के जलते ही उसके फोन पर एक नीली लाइट जलती है। रश्मि अपने कान में लगे हेडसेट को छूती है और एआई वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करते हुए, एलेक्सा, मुझे बताओ कि सोया चाप कैसे बनानी है, शुरुआत कहाँ से करूँ? एआई पूरे किचन को स्कैन करके बताना शुरू करता है। सोया चाप की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले फ्रिज के निचले रैक में रखे हुए सोया चाप के पैकेट को बाहर निकाल ले। रश्मि तुरंत फ्रिज खोलती है और ठीक उसी रैक से सोया चाप का पैकेट निकाल लेती है। अब इसे साफ चाकू से छोटे छोटे गोल टुकड़ों में काट ले और एक बर्तन में रख ले। एलेक्सा, मुझे ये बताओ कि मसालों के डिब्बे कहाँ रखे हैं? मुझे नहीं पता कि धनिया कौन सा है और मिर्च कौन सा। अपने दाहिने तरफ मुड़े, वहाँ दूसरी शेल्फ पर लाल रंग का मिर्च का डिब्बा है, उसके ठीक बगल में धनिया का डिब्बा है और हल्दी का डिब्बा बाईं ओर रखा है। ऊपर देखें, गरम मसाले का काला डिब्बा वहाँ मौजूद है। रश्मि सारे डिब्बों को निकालकर एआई से, एलेक्सा, अब क्या करना है? अब इन सभी मसालों को 2 चम्मच ताजे दही से मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं और कढ़ाई में धीमी आंच पर भूनें। रश्मि एआई के निर्देशों का हूबहू पालन करती है। वो कढ़ाई चढ़ाती है, मसालों को भूनती है और ढक्कन बंद करते हुए, एलेक्सा, इसे कितनी देर तक पकाना है? कढ़ाई में जलने की महक तो नहीं आएगी? कम से कम 15 मिनट धीमी आंच पर पकने दे। तब तक आप बाकी के पकवानों और आटे की तैयारी कर लें। ठीक है एलेक्सा, मैं तब तक पराठों के लिए आटा गूंद लेती हूँ। ठीक 15 मिनट बीतते हैं। रश्मि आटे की परात अलग रखती है। तभी उसके कान के हेडफोन में एक बीप की आवाज गूंजती है। अलर्ट! आपकी सोया चाप की सब्जी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। कृपया करके तुरंत गैस बंद कर दे। रश्मि तुरंत गैस बंद कर देती है। इसी तरह एआई स्कैनर की मदद से वो दाल तड़का, वेज कबाब, बिरयानी और रसगुल्ले भी पूरी सटीकता से तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं, खाना खाकर आरती तारीफ करते हुए, सचमुच बहू, बड़ी बहू ने तो बहुत ही लाजवाब खाना बनाया है। मसालों का ऐसा स्वाद मैंने सालों बाद चखा है, बिल्कुल हमारी पुरानी खानदानी रसोइयों जैसे। छोटी भाभी, आज तक आप ही सबसे अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन आज तो बड़ी भाभी ने आपसे भी कई ज्यादा अच्छा खाना बनाया है। कमाल कर दिया भाभी, बहुत टेस्टी खाना बनाया है। हाँ भाई, मसालों का संतुलन तो बिल्कुल सही है, न ज्यादा तीखा न ज्यादा फीका, हर एक चीज एकदम सही मात्रा में बनी है। अरे आकाश बेटा, तुझे अपनी दुल्हन के हाथ का खाना कैसा लगा? कुछ तो बताओ। हाँ माँ, खाना तो बहुत अच्छा बना है, पर ये बताओ कि क्या ये हमारे घर की पुरानी काम वाली शीला ने बनाया है ना? अरे बेटा, ये शीला ने नहीं, तेरी बीवी रश्मि ने बनाया है। उसकी पहली रसोई का खाना है ये। बीवी? मेरी बीवी? मेरी शादी कब हुई माँ? मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। तेरी शादी अभी कल ही तो हुई है भाई। ये देख कि तेरी पत्नी रश्मि भाभी हैं। अब तेरी शादी हो गई है, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, तुझे चीजों को याद रखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, याद आ गया, मेरी सुंदर बीवी रश्मि। आखिर इतने हंसमुख और अमीर इंसान को भूलने की समस्या हुई कैसे? ये कोई सामान्य बीमारी नहीं लगती। मुझे इस बात का गहराई से पता लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे रश्मि को आए हुए 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को सभिता छत पर उदास खड़ी थी।
तभी रश्मि चाय के 2 कप लेकर धीरे से उसके पास जाती है। माँ जी लीजिए, चाय पी लीजिए और मुझे अपनी उदासी का कारण बताइए। मैं कब से देख रही हूँ आप बहुत उदास लग रही हैं। धन्यवाद बहू, बस अपने बड़े बेटे की किस्मत पर रोना आता है और कुछ नहीं। माँ जी इनको क्या प्रॉब्लम है ऐसी, मुझे सच सच बताइए ना, ये सब कब से और कैसे शुरू हुआ? सबिता एक ठंडी सांस लेती है और उसकी आंखों के सामने अतीत की परतें खुलने लगती हैं। आकाश हमेशा से बहुत होनहार था, उसी ने हमारे खिलौने की फैक्ट्री को खड़ा किया। माँ पिताजी देखिए, आज ये खिलौने की फैक्ट्री हमारी है। आप देखना मैं इसे कितनी जल्दी बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। आकाश के माता पिता और छोटा भाई ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सभी जी जान से काम में लग जाते हैं। एक दिन आकाश अपने छोटे भाई से, विकास ये नए खिलौनों के डिजाइन तुम्हें आज नए नए क्लाइंट के पास लेकर जाना है, क्योंकि ये काफी बड़ी डील है, इसलिए ध्यान से करना। हाँ भैया ये तो मैं कर लूंगा, लेकिन आज लड़की वाले आपको देखने आ रहे हैं, आप घर पर चले जाइए। आकाश घर पर पहुंचकर अपनी माँ और पिता से, माँ पिताजी मैं अभी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अभी अपने बिजनेस को सेटल करना है। ऐसा कीजिए कि आप विकास की शादी करवा दीजिए। और इस तरह आकाश की बजाय विकास की शादी हो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन विकास घर आकर अपनी माँ से, माँ भैया आजकल फैक्ट्री में बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। वो बड़े बड़े ऑर्डर्स की फाइल भूल जाते हैं और गलत कागजात पर दस्तखत कर रहे हैं। बेटा तुमने गलत पेपर पर साइन क्यों किया? कौन सी फैक्ट्री? मैंने कब साइन किया? मुझे कुछ नहीं पता। शायद आकाश के साथ कोई दिक्कत है, हम डॉक्टर को दिखा लेते हैं। सभ्यता और शिवांश आकाश को लेकर शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर सभ्यता और शिवांश से, देखिए इन्हें ऑटिज्म और दिमागी तौर पर भूलने की बीमारी सी हो गई है। इन्हें फैक्ट्री भेजना तुरंत बंद कर दीजिए, वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, धीरे धीरे इन्हें आराम हो जाएगा। बस बहू, उसी दिन से आकाश घर पर ही रहता है। रश्मि अपनी सास की बात सुनकर उन्हें तसल्ली देती है और अपने कमरे में आकर अपने पति से बातें करते हुए, सुनिए, चलिए आप मुझे अपनी पिछली कुछ बातों के बारे में बताइए। हाँ मैं बताऊंगा। मेरे भाई विकास से मेरी बचपन से बहुत पटती थी। हम साथ में क्रिकेट खेलते थे और जो छोटी वाली बहू शिल्पा है ना, वो बहुत अच्छी है। वो मेरे लिए रोज खीर में मिलाकर दवाइयाँ लाती है। शिल्पा भाभी आपके लिए अलग से दवाई क्यों लाती है? पर डॉक्टर की दवाइयाँ तो माँ जी के पास रहती है ना? अरे नहीं, वो तो जादू वाली दवाई है। उसे खाते ही मुझे बहुत मीठी नींद आती है और मैं हवा में उड़ने लगता हूँ। रश्मि चौंक जाती है। वो तुरंत अपने लैपटॉप पर एआई सर्च बार खोलती है और अपने हेडफोन के जरिए कमांड देती है, एलेक्सा सर्च करो अचानक याददाश्त जाना, ऑटिज्म जैसे लक्षण और अत्यधिक नींद आना। इसके क्या संभावित कारण हो सकते हैं? इसके मुख्य कारण है अत्यधिक मानसिक तनाव, विटामिन B12 की भारी कमी, डिप्रेशन या फिर किसी टॉक्सिक रसायन का लगातार सेवन। डिप्रेशन या विटामिन की कमी तो नहीं लगती, क्योंकि आकाश की शारीरिक सेहत बिल्कुल ठीक है। पता नहीं क्या हो सकता है। माँ जी कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप माँ जी? शिल्पा की आवाज सुनकर रश्मि बाहर आती है तो देखती है कि शिल्पा सभ्यता से बातें कर रही थी। माँ जी चलिए ना, हम जेठ जी की खास जड़ी बूटी वाली दवाई लेकर आते हैं वैद्य जी से। हाँ हाँ बहू, तू तो हमेशा उसकी सेहत की फिक्र करती है। चल मैं भी तेरे साथ गाड़ी में चलती हूँ। शिल्पा अपनी सास के साथ अपनी कार से शहर के बाहर एक बिल्डिंग में पहुंचकर सामने बैठे वैद्य जी से, वैद्य जी जो दवाई मैंने जेठ जी के लिए तैयार करने को कही थी, क्या वो बन गई है? हाँ मैडम, ये लीजिए, मैंने इसे सुबह से ही तैयार करके रख दिया था। बस आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, ये लीजिए नोटों की गड्डी। जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, बस जेठ जी को ठीक होना चाहिए। शिल्पा और सभ्यता दवाई लेकर अपनी कार से वापस आने लगती हैं। रास्ते में सभ्यता शिल्पा से, बहू तो सचमुच कितनी अच्छी है, आकाश की इतनी चिंता करती है। मेरा बेटा कितना खुश नसीब है ना कि उसे तेरी जैसी बहू मिली। अरे माँ जी आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं हूँ ना सब कुछ संभालने के लिए। तभी शिल्पा के फोन पर उसके पति विकास का फोन आता है। हे शिल्पा, सीधे शॉपिंग मॉल आ जाओ। बड़ी भाभी रश्मि कुछ शॉपिंग करना चाहती हैं और भैया भी साथ हैं। हम सब वहीं मिल रहे हैं। शिल्पा और सभ्यता शहर के सबसे बड़े मॉल में पहुंचती हैं। शॉपिंग मॉल में काफी भीड़ है।
अलग अलग दुकानों में तरह तरह के ब्रांडेड कपड़े और घरेलू सामान के स्टोर सजे हुए हैं। पूरा परिवार मॉल की गलियों में टहल रहा है। रश्मि के कान में वायरलेस हेडफोन लगा हुआ है और हाथ में उसका टैब है। वो ग्रोसरी सेक्शन में फलों और डिब्बाबंद सामान को अपने टैब से स्कैन करते हुए एआई से बात कर रही है। एआई, बताओ कि ऑटिज्म और दिमागी कमजोरी में मरीज को क्या क्या देना सही रहता है। कौन सा भोजन नसों को ताकत देता है। ताजे ताजे फल, हरी सब्जियां, ओमेगा 3 से भरपूर ड्राई फ्रूट्स और अंकुरित अनाज देना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। हाँ, ये तो ठीक है। अब मुझे बताओ कि खाना पकाने के लिए सबसे शुद्ध ऑर्गेनिक मसाले कहाँ रखे हैं। रश्मि अपने टैब को सामने की शेल्फ पर घुमाती है। एआई कैमरा डिब्बों के बारकोड को स्कैन करता है और हेडफोन में निर्देश देते हुए, सामने डब्बों में मसाले रखे हैं और कुछ रेडी मिक्स चीजें भी, इसे खरीद लो। इधर रश्मि एआई से बातें कर रही थी और थोड़ी दूरी पर गीता और शिल्पा खड़ी होकर रश्मि को अपने आप से बड़बड़ाते और हवा में हाथ हिलाते हुए देखकर, देखो तो सही गीता, ये तो अपने आप से कैसे बातें कर रही है। हवा में हाथ हिला रही है जैसे कोई भूत दिख रहा हो। भाभी, मैंने इनको घर में भी कई बार ऐसे अकेले बड़बड़ाते देखा है। पता नहीं अपने आप से क्या क्या बातें करती रहती है, इसीलिए तो लोग इनको पागल कहते हैं। पता नहीं अपने आप से बातें करती है या किसी लड़के से फोन पर बातें करती है। तभी सबिता 2 बिस्कुट के पैकेट हाथ में लिए रश्मि के पास आकर, बहू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बिस्किट का पैकेट ज्यादा अच्छा है और किस में पैसे ज्यादा बचेंगे। माँ जी, मैं अभी 1 मिनट में बताती हूँ। रश्मि तुरंत अपने टैब के कैमरे से बिस्कुट के 3 अलग अलग ब्रांड्स को स्कैन करती है और एआई को कमांड देती है, एलेक्सा, बताओ इनमें सबसे ज्यादा मनी सेविंग और न्यूट्रिशन किस में है। ब्रिटानिया का ये पैक सबसे बेस्ट है। इस पर 20% की छूट है और इसमें शुगर की मात्रा सबसे कम है। माँ जी, आप ये वाला पैकेट लीजिए, इसमें पैसे भी बचेंगे और ये सेहत के लिए भी सबसे अच्छा है। अरे वाह भाभी, आप तो बहुत इंटेलिजेंट निकली। 1 सेकंड में सारा हिसाब लगा दिया। विकास के मुंह से रश्मि की तारीफ सुनते ही शिल्पा का चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो जाता है। शॉपिंग करके वो लोग घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रश्मि किचन में खाना बना रही थी। उसके कान में हेडफोन लगे हैं और वो अपने टैब में एआई से किसी नई ऑटोमेशन कोडिंग पर हंस हंस कर बात कर रही है। तभी शिल्पा वहां आकर रश्मि को इस तरह हंस हंस कर किसी से फोन पर बातें करते हुए देखकर जल्दी जल्दी सबिता और गीता को बुलाकर ले आती है। तीनों किचन में झांक कर देखते हुए, देखो माँ जी, ये किसी से बातें कर रही है ना, हंस हंस के। मैंने कहा था ना आपसे कि ये किसी अनजान लड़के से चक्कर चला रही है। सबिता का चेहरा गुस्से में गंभीर हो जाता है। वो तीनों तेजी से रश्मि के सामने आकर, बहू, तुम यहाँ खाना बना रही हो या फोन पर बात कर रही हो। नहीं माँ जी, मैं तो बस मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। ऐसा कहकर रश्मि खाना बनाने में लग जाती है और उसकी सास वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विकास अपने कमरे में एक फाइल ढूंढ रहा था जो किसी को नहीं मिल रही थी। कमरे में अफरा तफरी मची थी। तभी रश्मि वहां जाकर विकास से, देवर जी, आप इतने परेशान क्यों होते हैं? मैं फाइल ढूंढकर आपको बता देती हूँ। रश्मि तुरंत अपने टैब का एआई स्कैनर ऑन करती है और नीचे कमरे की ओर बढ़ते हुए पूरे रूम को स्कैन करने का कमांड देती है। टैब का सेंसर बेड के नीचे पड़ी फाइल को डिटेक्ट करके रश्मि से, फाइल बेड के नीचे पड़ी है। माँ जी, फाइल तो पलंग के नीचे पड़ी हुई है, थोड़ा अंदर खिसक गई थी। विकास हाथ बढ़ाकर बेड के नीचे से फाइल निकालते हुए, अरे हाँ, ये तो यहाँ पड़ी थी। भाभी, आपको कैसे पता चला? अरे वो मुझे यही बाहर से कोने से थोड़ी सी दिख रही थी, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया। रश्मि घर वालों को अपने एआई स्कैनर के बारे में इसलिए नहीं बताती क्योंकि पहले ही दिन दादी माँ ने रश्मि को मोबाइल के लिए डांट लगा दी थी। सभी लोग रश्मि की बहुत तारीफ करते हैं। शाम के समय आकाश बालकनी में बैठा हुआ है। रश्मि उसके पास जाकर, सुनिए, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? आज मैं आपकी मनपसंद का खाना बनाऊंगी। मुझे तो चाइनीज नूडल्स बहुत पसंद है और मुझे चाइनीज बर्गर भी बहुत पसंद है। ठीक है, आज मैं खाने में आपके लिए यही सब बनाऊंगी। रश्मि सीधे रसोई में जाती है और दरवाजा बंद करके एआई को कनेक्ट करते हुए, एलेक्सा, मुझे बताओ कि ये चाइनीज नूडल्स और बर्गर कैसे बनते हैं। सबसे पहले नूडल्स को उबलते पानी में थोड़ा नमक और तेल डालकर उबलने रख दें। रश्मि नूडल्स को उबालने के लिए रख देती है। तब एआई,
अब 5वें नंबर का डिब्बा निकालिए, उसमें ऑरिगेनो है, उसके बगल वाले डिब्बे में चिली फ्लेक्स है, इन दोनों को ऊपर से छिड़किए। एआई रश्मि को कमांड देती है और रश्मि नूडल्स बनाते हुए एआई से बातें करती है। एलेक्सा, अगर तुम ऐसे ही मुझसे खाना बनवाती रहोगी तो मैं तो खुद ही एक दिन बहुत बड़ी शेफ बन जाऊंगी। बिल्कुल, मेरे निर्देशों के साथ आपकी ट्रेनिंग पूरी हो रही है। रश्मि हंसने लगती है। तभी रसोई के दरवाजे को हल्का सा खोलकर शिल्पा सभ्यता और गीता को लेकर झांकते हुए। देखिए माँ जी, मैंने कहा था ना, ये अकेले किचन में बंद होकर किसी लड़के से हंस कर फोन पर बातें करती है। तभी सभ्यता दरवाजे को पूरा खोलकर रश्मि से, बहू ये क्या हो रहा है? तुम किससे बातें कर रही हो अकेले में? अब नहीं माँ जी, बस कुछ नहीं, मैं तो खाना बनाते हुए अपने मन में ही दोहरा रही थी। ठीक है, अब फोन साइड में रखो और जल्दी से खाना टेबल पर लगाओ। कुछ देर के बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। नूडल्स, वेज बर्गर और रोल देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। अगले दिन पूरा परिवार अपने खिलौनों की फैक्ट्री में घूमने जाता है। तभी फैक्ट्री का पुराना मैनेजर हाथ में एक फाइल लेकर विकास के पास आता है। साहब, आप आए हैं तो थोड़ा हिसाब किताब भी देख लीजिए ना। काफी दिनों से खातों में बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है और नुकसान हो रहा है। विकास फाइल को खोलकर देखते हुए, क्या गड़बड़ है मैनेजर? मैं तो सारे बिल सही भर रहा हूँ, फिर नुकसान कहाँ से हो रहा है? रश्मि अपने टैब से पूरे लेजर और कच्चे माल के बिलों को स्कैन करती है और एआई को डेटा एनालाइज करने का कमांड देती है। खाते में गड़बड़ी का कारण ये है कि जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल खरीदा गया है उसका बाजार भाव कम है, पर बिल में दुगनी कीमत दिखाई गई है और माल भी वजन में कम आया है। देवर जी देखिए, हिसाब इसलिए गड़बड़ हो रहा है क्योंकि जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसको लाने में धोखाधड़ी हुई है। सप्लायर कम माल देकर ज्यादा पैसे ले रहा है। अरे हाँ, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। भाभी, आपने तो मिनटों में हमारा लाखों का नुकसान बचा लिया। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। शाम को पूरी फैमिली हॉल में बैठी है। तब सभ्यता रश्मि से, हमने सबने मिलकर फैसला किया है कि अब से फैक्ट्री का पूरा काम और वित्तीय जिम्मेदारी बड़ी बहू रश्मि ही संभालेगी। हाँ, आकाश बीमार है पर रश्मि बहुत होनहार और समझदार है। हमें इस पर पूरा भरोसा है। ये कौन सी बात है माँ जी? आप इस पागल और गैर जिम्मेदार औरत को पूरे बिजनेस की चाबी कैसे दे सकती हैं? ये अकेले में किसी अनजान लड़के से हंस हंस कर बातें करती है। ऐसे चरित्रहीन औरत के हाथों में आप फैक्ट्री सौंपेंगी? देवरानी जी, अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। मुझ पर बिना किसी वजह के इतना बड़ा घिनौना इल्जाम मत लगाइए। बहू रश्मि, मैंने भी तुम्हें अकेले में बातें करते देखा है। क्या तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है? हाँ माँ जी, आप सब मेरे साथ रसोई में आइए, मैं आपको आज पूरा सच दिखाती हूँ। पूरा परिवार रसोई में इकट्ठा होता है। रश्मि मसालों के डिब्बे के पीछे छिपे हुए छोटे से एआई स्कैनर को बाहर निकालते हुए, देखिए माँ जी, मैंने यहाँ एआई स्कैनर और असिस्टेंट इंस्टॉल कर रखा है। लोग मुझे पागल इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी और एआई की पढ़ाई कर चुकी हूँ और हर चीज़ को ऑटोमेटिक कर सकती हूँ। मुझे खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए मैं इस एआई से पूछ पूछ कर खाना बनाती थी और इसी से बात करती थी, किसी लड़के से नहीं। तुम झूठ बोल रही हो, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। हमें इस डिब्बे पर भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं अभी सबके सामने साबित करके दिखाती हूँ। रश्मि अपने कान से हेडफोन निकालकर स्पीकर पर डाल देती है और कढ़ाई चढ़ाती है। एलेक्सा, मुझे सूजी का हलवा बनाना है, बताओ क्या करूं? हमेशा की तरह आज भी मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं। सेकंड नंबर की रैंक पर 5वें नंबर का सूजी का डिब्बा निकालो और धीमी आंच पर भून लो। रश्मि एआई की बातों को फॉलो करती है। अब कढ़ाई खोलकर चम्मच चलाओ वरना हलवा जल जाएगा। एलेक्सा, अब बताओ इस हलवे का स्वाद बढ़ाने के लिए मैं क्या मिलाऊं? केसर मिलाओ, तीसरे डिब्बे में केसर रखा है। देखा आप लोगों ने, एआई हर चीज़ बताता है और गलत करने पर रोक भी देता है। देखिए, मैं आपको एक गलत डब्बा उठाकर बताती हूँ। रश्मि जानबूझकर एक गलत डिब्बा उठाती है। तब एआई, रुक जाओ, इस डिब्बे को मत छुओ, इसमें खतरनाक स्लो पॉइजन रखा है। ये इंसानी दिमाग की नसों को हमेशा के लिए अपाहिज बना देता है। ये सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। स्लो पॉइजन? क्या बकवास है ये? नहीं ससुर जी, यही बकवास नहीं करता। यदि ये कह रहा है तो जरूर से ये स्लो पॉइजन है। मैं डिब्बे को खोल कर देखती हूँ। रश्मि डिब्बे को खोल कर देखती है तो सभी लोग उस डिब्बे में रखी दवा को देखकर हैरान रह जाते हैं।
क्योंकि ये वही दवा है जिसे शिल्पा आकाश के लिए लेकर आती है, उसे देखकर सभ्यता गुस्सा होते हुए। शिल्पा, सच सच बताओ कि ये दवा किस काम आती है और तुम इसे हमेशा विकास को क्यों पिलाती हो? क्योंकि मैंने भी ये बात नोटिस की है कि जब जब तुम इस दवा को विकास को पिलाती हो तो उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। शिल्पा, सच सच बता, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सब बताती हूँ। मुझे लगता है कि अब हमें खिलौने की फैक्ट्री का बंटवारा दोनों भाइयों में बराबर बराबर कर देना चाहिए। अरे नहीं पिताजी, इस फैक्ट्री को बड़े भैया ने खड़ा किया है, इसलिए इसके मालिक फिर भैया हैं। मैं तो बस भैया का असिस्टेंट बनकर काम करता रहूंगा और मैं भी हमेशा अपने भाई का ख्याल रखूंगा, कभी इसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। परिवार के सभी लोग दोनों भाइयों के इस प्यार और अपनेपन से बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वहीं शिल्पा मन ही मन। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सब कुछ मैं जेठ जी के नाम पर नहीं होने दूंगी। अगले दिन शिल्पा शहर के बाहर एक वैद्य के पास जाकर, आप मुझे कोई ऐसी दवाई दीजिए जो स्लो पॉइजन हो और धीरे धीरे करके जेठ जी को ऑटिज्म का शिकार कर दे। आपका काम हो जाएगा, बस पैसे तैयार रखिएगा। निकल जाओ इस घर से हमेशा के लिए। तुम जैसी लालची और जहरीली औरत की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। हाँ शिल्पा, इससे पहले कि हमारा गुस्सा बेकाबू हो जाए तो इस घर से दफा हो जा। तलाक के कागज तेरे घर पहुंच जाएंगे। शिल्पा बिलख बिलख कर रोती हुई अपने सामान के साथ घर से बाहर निकाल दी जाती है। माँ जी, आप उदास मत होइए। अब इस स्लो पॉइजन का असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैं एआई न्यूट्रिशन और सही डॉक्टरों की मदद से अपने पति को बिल्कुल ठीक कर लूंगी। रश्मि के सही खानपान, एआई की मदद से तैयार थेरेपी और सही इलाज से आकाश पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। आकाश और रश्मि दोनों एक साथ खिलौने की फैक्ट्री में बैठकर मुस्कुराते हुए बिजनेस की नई ऊंचाइयों को संभालते हैं।